हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम शुक्ला और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, हम लोगों ने संविधान की जो वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की थी उसमें 5 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुके हैं। आप लोग चाहें तो आई बटन क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति होती है, एक न्यायिक शक्ति और इसके अतिरिक्त अध्यादेश जारी करने की शक्ति, स्वविवेकी शक्ति और जो राष्ट्रपति की विशेषाधिकार की शक्ति होती है, ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग का राष्ट्रपति से जो पोर्शन है वो आपातकालीन शक्तियों वाला जो हिस्सा है वो बच जाएगा। मेरे ख्याल से 1 से 2 वीडियो में जो राष्ट्रपति का पूरा पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चलिए हम लोग आज का वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। देखिए, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति करते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, तो वो उनकी न्यायिक शक्तियाँ हैं। दूसरा क्या है? सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह। मैंने कल आप लोगों को बताया था अनुच्छेद 143(1) और अनुच्छेद 143(2), इन दोनों के तहत राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? कानूनी मामलों में सुप्रीम कोर्ट के जो वकीलों से सलाह लेते हैं। तो 143(1) के तहत अगर सलाह लेते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के मतलब कि उनको देना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनको सलाह देना बाध्यकारी नहीं है। अगर वो सलाह देते भी हैं तो राष्ट्रपति जी को मानना बाध्यकारी नहीं है। लेकिन अगर 143(2) के तहत राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को देना बाध्यकारी है उनको सलाह कानूनी मामलों में, लेकिन राष्ट्रपति को ये मानना बाध्यकारी नहीं है उनकी सलाह को। तो ये वही कानूनी सलाह होती है, ये जो बता रहा हूँ, और बाध्यकारी नहीं है। वो एक तरीके की न्यायिक शक्ति है राष्ट्रपति की, वो कानूनी मामलों में सलाह मांग सकते हैं। तीसरा जो होता है वो क्षमादान की शक्ति होती है। अनुच्छेद 72 हम लोगों ने कल पढ़ा था, लघुकरण की शक्ति, परिहार की शक्ति, है ना, विराम की शक्ति और क्षमादान की शक्ति। कल हम लोगों ने पूरा वो डिटेल में देखा था। तो वही शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति की एक तरीके की न्यायिक शक्ति है, जिसे अनुच्छेद 72 के तहत बताया गया है। लेकिन इस क्षमादान की शक्ति में कंडीशन है कि कब कब इन क्षमादान शक्तियों का जो है राष्ट्रपति जी प्रयोग कर सकते हैं। तो कब कब प्रयोग कर सकते हैं? तो देखिए, पहला, जब सैन्य न्यायालय द्वारा जब सजा जो है किसी व्यक्ति को, क्षमादान शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति तभी कर सकते हैं जब सजा जो है वो सैन्य न्यायालय के द्वारा दिया गया हो किसी व्यक्ति को। ठीक है, अगर सजा सैन्य न्यायालय के द्वारा व्यक्ति को दिया गया हो तब व्यक्ति को क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं राष्ट्रपति। दूसरा, दंड का आदेश ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दिया गया हो जो संघ सूची के अंतर्गत आता है। ये क्या है? देखिए, 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची वो होती है जिसपे कानून जो होता है पूरी तरीके से केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची वो होती है जिसपे कानून राज्य बनाने का अधिकार राज्य के पास होता है। और समवर्ती सूची वो होती है जिसपे कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र के पास और राज्य के पास, दोनों के पास होता है, वो समवर्ती सूची है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि हेल्थ, वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, और जो बाकी टॉपिक आते हैं मैं आपको एक डिटेल में बताऊंगा। इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बहुत सारे विषय आते हैं। तो पूरा एक डिटेल में मैं बता दूंगा एक वीडियो पे। लेकिन अभी समझिए कि संघ सूची जिस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, तो संघ सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं, ठीक है, ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दिया वो संघ सूची के अंतर्गत आता है जो कानून, उसका कानून का उल्लंघन के लिए सजा दिया गया है, तो फिर उसको क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है उस मामले में। ठीक है। तीसरा, मृत्युदंड का आदेश दिया हो, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई मृत्युदंड को आदेश दिया हो तो उसको क्षमा करने की शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, जो उसको कम करने की शक्ति है या उसको परिवर्तित करने की शक्ति है जो सजा को, वो राज्यपाल के पास भी है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को माफ़ करने की शक्ति, सजा को मतलब मृत्युदंड को माफ़ करने की शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति जी को संविधान में दी गई है। तो ये है उनकी न्यायिक शक्तियाँ। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक विधायी शक्तियों वाले हिस्से में मैंने बताया था, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो उसको मैं डिटेल में अभी इस वीडियो पे कवर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है कोई बहुत सारे पेपर में यहाँ से सवाल आया, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसके साथ साथ न्यायिक शक्तियाँ कौन सी है, स्वविवेकी शक्ति। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? इसीलिए बहुत से सवाल इस वीडियो से आए हुए हैं। तो इसीलिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति को मैंने कहा था कि मैं अलग से वीडियो में कवर करूँगा, इसलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूँ। ये एक विधायी शक्ति ही है, लेकिन इसको मैं अलग से कवर कर रहा हूँ। देखिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक अस्थायी विधि बोलते हैं इसको। अस्थायी विधि, अस्थायी विधि इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्थायी नहीं है। अध्यादेश कब जारी किया जाता है? स्थायी इसलिए नहीं क्योंकि अध्यादेश अगर कहीं पारित नहीं हुआ संसद से तो वो समाप्त हो जाता है। ठीक है,
लेकिन उसका प्रभाव उतना ही रहता है जितना किसी कानून का, संसद द्वारा पारित किसी कानून का प्रभाव जितना रहता है उतना ही अध्यादेश का प्रभाव रहता है। लेकिन अस्थायी विधि इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्थायी नहीं होता है। जब पहली बैठक होती है अध्यादेश जारी करने के बाद, तो उसमें उसको पारित कराना अनिवार्य होता है, नहीं तो वो समाप्त हो जाता है, इसलिए इसको अस्थायी विधि कहते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, 1861 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार इसका प्रयोग किया था, ये याद रखिएगा। 1861 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग ने इसे पहला प्रयोग किया था, पहली बार अध्यादेश जारी किया था लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, ये हम लोग जब संवैधानिक इतिहास वाला हिस्सा पढ़ेंगे वो उस समय फिर मैं इसको बताऊंगा। विषम परिस्थितियां उत्पन्न, कब जारी होता है अध्यादेश, कब जारी कर सकते हैं अपन अध्यादेश? विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए देश में, जैसे कि जब कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न, जैसे कि राष्ट्रीय आपदा कोई आ गई, सुनामी आ गया, बाढ़ आ गया, कोई कानून बनाना जरूरी है उसके लिए, या कोई दंगा हो गया कहीं, उसके लिए तुरंत तत्काल कानून बनाना जरूरी है, तो फिर उसके लिए क्या किया जाता है? राष्ट्रपति क्या करते हैं, अब सदन सत्र में अगर नहीं है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसको उस समय तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो तो बना देते हैं। तो उसके बाद फिर पहली बैठक जो होती है सदन की, सदन जब सत्र में बैठता है तो उसको पारित करवाना पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ अभी। देखिए, लोकसभा कब कंडीशन में इसको लाया जाता है अध्यादेश को? जब लोकसभा सत्र में हो और राज्यसभा सत्र में न हो, या लोकसभा सत्र में न हो और राज्यसभा सत्र में हो, कोई एक सदन सत्र में हो एक सदन सत्र में नहीं हो तब, या दोनों सदन सत्र में न हो तब, इस कंडीशन में इसको जारी किया जाता है। क्योंकि सदन सत्र में नहीं है तो कानून बनाया नहीं जा सकता, तो राष्ट्रपति अपने तरीके से अपने इसको अध्यादेश जारी कर देते हैं, जिसका पावर पूरा कानून के जैसे होता है। ठीक है, तो तत्काल कानून की आवश्यकता हो तब इसको जारी किया जाता है। संसद में पारित कानून के समान इसका प्रभाव रहता है। जैसे संसद में कानून पारित होता है दोनों सदन से, तो उसका जो प्रभाव रहता है, उसका पूरा पावर इसका वैसी रहता है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 13(3) के तहत कानून विधि की परिभाषा दी गई है, उसमें इस अध्यादेश शक्ति का उल्लेख किया गया है, अध्यादेश का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब देखिए इस अध्यादेश का न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा क्या होता है? ठीक है, न्यायिक समीक्षा क्या चीज़ होती है? जब भी संसद कोई कानून पास करती है, कानून पारित करती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करता है कि ये कानून जो है वो लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है। मौलिक अधिकार जो होते हैं, मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि जो संसद द्वारा पारित कानून है वो लोगों के मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं कर रहे हैं। अगर संसद द्वारा पारित कानून लोगों के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा होता है तो राष्ट्रपति उस कानून को समाप्त कर सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट उस कानून को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो वही देखिए इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगा अध्यादेश जारी होने के बाद कि लोगों का जो है मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है इससे। अगर होते रहेगा मौलिक अधिकार का हनन तो उसको समाप्त कर देंगे सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए बोला गया कि मौलिक अधिकार का हनन इसके द्वारा संभव नहीं है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें संविधान संशोधन संभव नहीं है। आप ये करके अध्यादेश पारित करके संविधान का संशोधन नहीं कर सकते कोई भी। ठीक है, अब देखिए इसकी अवधि क्या होती है? 6 माह 6 सप्ताह होती है, मतलब अधिकतम अवधि इसकी 6 माह 6 सप्ताह होती है। ये इसलिए 6 माह 6 सप्ताह होता है क्योंकि देखिए 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र। ठीक है, तो 2 सत्रों के बीच की जो मैक्सिमम अवधि होती है 6 माह होती है। 2 सत्र बुलाना जरूरी है, मतलब एक सत्र खत्म होने के बाद दूसरा सत्र 6 माह की अवधि के अंतर्गत बुला लेना जरूरी है। ठीक है, 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 माह 2 सत्र के बीच की अवधि। अब उसके बाद देखिए अब ये मानसून सत्र चल रहा है, इसमें देखिए लोकसभा और राज्यसभा से 6 माह तो हो गया। ठीक है, जैसे कि 23 मार्च को मान लो जाए कि कोई पहला सत्र जो बजट सत्र है वो समाप्त हो गया। 25 मार्च को कोई विपदा आ गई। ठीक है, अब सत्र में तो है नहीं, तो 25 मार्च को क्या हो जाएगा? अध्यादेश जारी कर देगा राष्ट्रपति। तो जो अगला सत्र आएगा वो मानसून सत्र रहेगा। तो दो सत्र के बीच अधिकतम कितना होना चाहिए? 6 माह का समय होना चाहिए। अब यहाँ पर सत्र बैठ गया, संसद की सत्र चल रहा है, तो कोई भी कानून को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होने में लगभग 28 दिन का समय लगता है। ठीक है, तो 28 दिन ये हो गया, और राष्ट्रपति 14 दिन के भीतर उस पर देते हैं कोई भी डिसीजन। दोनों सदन से पास होने के बाद राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, तो लगभग 14 दिन राष्ट्रपति जी को लगता है। तो 14 दिन राष्ट्रपति को लग गया, तो टोटल ये दिन हो गया 42 दिन। ठीक है, 6 माह पहले ही हो चुका है। अब सदन सत्र में बैठा तो लगभग 42 दिन उसको पारित होने में लग गए। ठीक है, मतलब अध्यादेश को पारित कराना पड़ता है ना संसद से, तो अध्यादेश को पारित कराने में लगभग कितने टाइम लग गया? 42 दिन। 42 दिन मतलब 6 सप्ताह। तो अधिकतम इसका कितना दिन हो सकता है? 6 माह 6 सप्ताह अधिकतम अवधि होती है अध्यादेश की, 6 माह 6 सप्ताह। अगर उस समय तक पारित नहीं हुआ का मतलब संसद से, तो ये अध्यादेश ऑलरेडी समाप्त हो जाएगा।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति जी जब भी चाहें अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। ठीक है, कभी भी चाहे तो राष्ट्रपति जी इसको वापस ले सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक है। ठीक है, राष्ट्रपति अपने विवेक से अध्यादेश जारी नहीं करते अपनी मर्जी से, मंत्रिपरिषद की उनको सलाह लेनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त ये मैंने बता दिया कि राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश वापस ले सकता है। देखिए, अगर चमक रहा होगा तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर राष्ट्रपति लिखा हुआ है, राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश वापस ले सकता है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो इससे सवाल हर बार पूछे जाते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब देखते हैं राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति। देखिए, राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति का मतलब ऐसी शक्ति जिसका प्रयोग वो स्वयं के विवेक से करता है, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की सलाह नहीं कर लेता है। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करता है, सलाह और सहायता पर। तो ये जो स्वविवेकी शक्ति है वही है, उनकी सलाह नहीं लेता है। ठीक है, तो अब देखिए, अत्यंतकारी वीटो शक्ति जो होती है उसमें उसका सलाह लेता है मंत्रिपरिषद का, और जो बाकी निलंबनकारी और जेबी वीटो शक्ति है उसमें मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं लेता, दोनों उसकी स्वविवेकी शक्ति। अब मैं बता रहा हूँ डिटेल में इसको। देखिए, कब स्वविवेकी शक्ति है, क्या क्या स्वविवेकी शक्ति, 6 प्रकार की स्वविवेकी शक्ति है। ठीक है, अब देखिए, पहला स्वविवेकी शक्ति, लोकसभा में किसी दल को बहुमत न मिलने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, लोकसभा में किसी भी दल को अगर बहुमत नहीं मिला है तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अब इसको समझते हैं। देखिए, जैसे कि मान लो जाए लोकसभा में पार्टी है A B C, 5 पार्टियां हैं लोकसभा में। अब 5 पार्टियों में A पार्टी को 250 सीट मिले हैं, B पार्टी को 200 सीट, C पार्टी को 20, D को 5 और E को 2 सीट मिले हैं चुनाव होने के बाद। अब देखिए, लोकसभा में टोटल सीट कितने हैं, 545। तो इसमें कोई भी जीतने वाले दल को कितना चाहिए रहता है, 50% + 1, मतलब इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 273 और 1, मतलब 272 और 1, 273 सीट चाहिए। अभी बीजेपी के पास देखिए 400 से ज़्यादा सीटें हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 273 सीट जीतने वाले को चाहिए। तो इसमें चुनाव के बाद कोई भी दल जो है उसके पास इतना सीट आया है क्या, इसके पास 250 सीट है, इसके पास 200 सीट है, इनके पास 20 सीट है। तो अब राष्ट्रपति जी का पावर आता है। देखिए, यहाँ पर राष्ट्रपति जी का पावर काम आता है। ठीक है, 273 सीट चाहिए, राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, कोई भी दल किसे प्रधानमंत्री चुनेंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को चुनना है। अब कोई भी दल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुन देंगे, कोई भी दल के नेता को प्रधानमंत्री के लिए किसी भी व्यक्ति को चुन सकते हैं राष्ट्रपति जी, किसी भी दल को, उनका जो मन करे। अब मान लो जाए, देखते हैं, देखिए यहाँ से अगर अपन राष्ट्रपति चुनेंगे, प्रधानमंत्री चुनेंगे तो ये गठबंधन पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मान लो जाए इसको चुने, किसी को भी चुन सकते हैं, लेकिन मैं जो कैलकुलेशन लिखा हूँ उसके हिसाब से ए को चुनेंगे। मान लो जाए किसी नेता को चुनते हैं, तो अब ये क्या करेगा, अब ये इनके पास जाएगा तो 250 और 20 क्या होगा, अलाइंस करेंगे तो A + C + D, 250 और 20 270, और ये D के साथ मिलके इनका सीट कितना हो जाएगा, 275। अब ये सरकार बनाने के लायक होंगे ये लोग, तो अब ये लोग सरकार बना सकते हैं। अब ये लोग गठबंधन कर लिए, सरकार बना सकते हैं। अब 30 दिन के भीतर ये लोग को क्या करना है कि वही विश्वास मत सिद्ध करना है, उनको बताना है कि हमारे पास 275 सीट हैं। अगर ये लोग विश्वास मत 30 दिन के भीतर सिद्ध नहीं कर पाए तो राष्ट्रपति किसी भी दूसरे व्यक्ति को, किसी भी दूसरे दल के किसी नेता को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। और अगर उनका मन नहीं है चुनने का तो फिर चुनाव आयोग को ये प्रतिवेदन भेज सकते हैं कि फिर तुम 6 महीने के अंतर्गत फिर से चुनाव आयोजन करवाओ, ये बोल सकते हैं राष्ट्रपति। तो ये पावर होता है जब मेजॉरिटी में नहीं आया, और इसी कंडीशन को कहते हैं त्रिशंकु सदन। त्रिशंकु सदन किसको कहते हैं, जब कोई भी मेजॉरिटी में नहीं आया है। ठीक है, तो 3 दल गठबंधन मिला के सरकार बना रहे हैं। तो मैंने आपको इसका एग्जाम्पल लेके बताया है। देखिए, कोई भी को चुन सकते हैं, उसको गठबंधन करना पड़ेगा दूसरे पार्टी से। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि लोकसभा में किसी दल को बहुमत नहीं मिला, इस टाइप का कंडीशन आ गया त्रिशंकु सभा का, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के पास हो जाती है, पावर पूरा आ जाता है उनके पास। दूसरा देखिए, लोकसभा का विघटन, अगर मंत्रिमंडल ने बहुमत खो दिया है, अगर मंत्रिमंडल ने, देखिए बहुमत के साथ आई है, 275 सीट है, अब 2 लोग या 3 लोग कहीं किसी वजह से मृत्यु हो गई उनकी, या फिर दूसरे दल में दल बदल कर लिए, दूसरे दल में चले गए, अब उन्होंने बहुमत खो दिया है। तो बहुमत खो दिया है अगर ऐसे लगा
तो लोकसभा को विघटन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, मतलब समाप्त कर देता है लोकसभा को वो, अगर मंत्रिमंडल बहुमत खो दिए तो। तीसरा, मंत्रिमंडल का विघटन करता है जब विश्वास मत हासिल नहीं किया। जब विश्वास मत हासिल करना है आपको, जैसे कि उनका मेजॉरिटी कम हो गया, सीट कम हो गया, अब उनको विश्वास मत हासिल करने के लिए बोला गया, या फिर वो लोग गठबंधन किए और उनको विश्वास मत हासिल करने के लिए बोला गया, अब विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए तो मंत्रिमंडल का राष्ट्रपति जी क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, विघटन कर देंगे। तो तीसरा, ये भी उनकी स्वविवेकी शक्ति होती है। चौथा, विधेयक को वापस करने की। अब ये मैं आपको बताया था कल, विधेयक को वापस कब करते हैं, ठीक है, विधेयक को वापस कब किया जाता है, पुनर्विचार के लिए कब भेजते हैं, निलंबनकारी वीटो शक्ति, ठीक है, निलंबनकारी वीटो शक्ति, ये यही है, निलंबनकारी वीटो शक्ति के तहत विधेयक को वापस भेजना राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है। इसके अतिरिक्त उसे रोक कर रखना मतलब जेबी वीटो शक्ति, ठीक है, ये भी मैंने कल बताया था। तो रोक कर रखना भी जेबी वीटो शक्ति, मतलब ये दोनों प्रकार की निलंबनकारी वीटो शक्ति और जेबी वीटो शक्ति राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति के अंतर्गत आती है, जबकि आत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति जी मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। छठवां, प्रधानमंत्री से सलाह मांगना। कोई भी विषय में सलाह मांग सकते हैं प्रधानमंत्री से, जैसे कि प्रशासनिक ढांचे से संबंधित, प्रशासनिक कैसे चल रहा है प्रशासन, उससे संबंधित कोई भी विधेयक रोक के रखा गया है अगर कहीं, तो क्यों रोक के रखा गया है, उससे संबंधित प्रधानमंत्री से किसी भी प्रकार का सलाह मांगने की शक्ति राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति कहलाती है। 6 प्रकार की स्वविवेकी शक्ति होती है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। इसके साथ ही मैं आप लोग को साथ साथ में पैरेलल पढ़ते चलिए राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति कौन कौन सी होती है, ठीक है, इसके साथ साथ ही बता रहा हूं। देखिए अनुच्छेद 200 के तहत, ठीक है, मैं अपने अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास ये स्वविवेक की शक्ति होती है कि अनुच्छेद 200 के तहत कोई भी विधानसभा में अगर कोई विधेयक पारित होकर आया राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए, तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल जो हैं उनको राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं उसको। अब अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजना तो राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति है, लेकिन अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि विधेयक को, राज्यपाल के द्वारा भेजे गए विधेयक को या तो वो वापस कर देगा, या तो स्वीकार करेगा, या तो अस्वीकृत कर देगा। तो वापस अगर कर दिया, अनुच्छेद 201 के तहत वापस कर दिया अगर, ठीक है, तो अनुच्छेद 201 के तहत वापस करना राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति नहीं है। अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है, लेकिन अनुच्छेद 201 के तहत विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजना, ठीक है, या स्वीकार करना या अस्वीकार करना राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति उस विधेयक पर फैसला मंत्रिमंडल की सलाह पर लेता है। केंद्र सरकार में जो मंत्रिमंडल है उसकी सलाह पर राष्ट्रपति वो फैसला लेगा, लेकिन इसलिए राष्ट्रपति की वो स्वविवेकी शक्ति नहीं है, लेकिन उसको राष्ट्रपति के पास विचार के लिए रखना राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है। इसके अलावा सभी जो राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है वही स्वविवेकी शक्ति राज्यपाल के पास भी है, ठीक है, ये एक अलग तरीके की स्वविवेकी शक्ति है उसके पास, ठीक, विचाराधीन रखने के लिए। उसके बाद सब सेम रहेगा। अब जैसे कि लोकसभा का विघटन, तो विधानसभा का विघटन आ जाएगा, मंत्रिमंडल मतलब वो विधानसभा वाला विश्वास मत हासिल नहीं कर पाया तो उसका विघटन कर देगा, या फिर विधेयक को वापस करने की शक्ति, रोक कर रखने की शक्ति, इस तरीके के जो पूरा सेम रहेगा राज्यपाल का भी। तो इस तरीके से अपन राज्यपाल का भी स्वविवेकी शक्ति देख लिए। अब हमको देखना है राष्ट्रपति की विशेषाधिकार शक्ति। ये एक स्पेशल पावर है राष्ट्रपति के पास कि क्या, कि कभी भी जब राष्ट्रपति अपने पद पर है, 5 साल का टेन्योर रहता है उनका, उसके पद पर रहते हुए उनको कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है, कभी भी राष्ट्रपति जी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसके अतिरिक्त कभी भी उनको फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता उन पर। फौजदारी मुकदमा मतलब क्रिमिनल केस से संबंधित, धमकी, मर्डर, ठीक है, इस तरीके के मुकदमे उन पर नहीं चलाए जा सकते। राष्ट्रपति पर फौजदारी से संबंधित कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। केवल एक मुकदमा चलाया जा सकता है दीवानी मामले पे। दीवानी मामले मतलब रिवेन्यू से जनरेट, मतलब किसी के भूमि को राष्ट्रपति जी ले लिए हैं तो उस पर चलाया जा सकता है। अब फौजदारी का जो मुकदमा है क्यों नहीं चलाया जा सकता? देखिए राष्ट्रपति खुद जो हैं वो राष्ट्रपति के पद पर हैं, तो उन पर कोई ये इस तरीके के मामले जो चलाएंगे, राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति, खुद को क्षमा कर लेंगे, वो क्षमादान की शक्ति के तहत छूट जाएंगे। 5 साल का टेन्योर है, कोई भी उन पर कार्य वो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट उन पर सुनवाई कर रही है, ठीक है, अब 2 साल में सुनवाई हो रहा है तो वो आर्टिकल 72 का प्रयोग कर सकते हैं क्षमादान शक्ति का, इसलिए उन पर फौजदारी मामले पे नहीं चलाया जा सकता। दीवानी मामले इसलिए चलाए जा सकते हैं क्योंकि देखिए रेवेन्यू से संबंधित मामला है, तो भूमि से संबंधित मामले का निपटारा कैसे कर सकते हैं? आप पैसे दे के भी कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। अगर उन पर आरोप लगाया भी गया तो उस पर क्या करेंगे? उसको मुआवजा दे देंगे, पैसा दे देंगे, भूमि वापस कर देंगे, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए दीवानी मामले उन पर चलाए जा सकते हैं। तो ये एक तरीके का देखिए 361(1), 2, 3
ये आर्टिकल 361 1 2 3 के तहत इसको बताया गया है विशेषाधिकार शक्ति के बारे में। तो आज का वीडियो देखिए यहीं तक है। आज हम लोगों ने इतने प्रकार की शक्ति देखी है। अब एक से 2 वीडियो और आएंगे, उसके बाद राष्ट्रपति वाला जो पोर्शन है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।